एटीट्यूड कहीं कोई समझाने का मौका नहीं मिलता है। ये काम अक्सर रिसर्च स्कॉलर जो होते हैं, पीएचडी एमफिल करने वाले, वो थोड़ा सा उस तरह के साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड के बारे में अभ्यास कराया जाता है, उन्हें एग्जामिनेशन भी लिया जाता है कि अब आप इस प्रकार की पीएचडी के लिए थीसिस लिख सकते हो, अभ्यास कर सकते हो, अभ्यास करने का तरीका बताया जाता है। लेकिन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में तो हम अनुमानता ही चल रहे थे, भाई इन्होंने ऐसा कहा, बाबा साहब ने ऐसा कहा, कांशीराम जी ने ऐसा कहा, तो उसको हम केवल शब्दों के अनुसार ही जोड़ने की कोशिश करते हैं। उस पर विवेक दृष्टिकोण से, रेशनल थिंकिंग, रेशनल दृष्टिकोण से वस्तु को, कॉग्निट अंग्रेजी में वर्ड है कॉग्निशन, किस तरह से वस्तु को हमें ग्रहण करना चाहिए। अगर कोई सब्जी हमारे पास देख लेते, देखने में सुंदर लग रही, लेकिन नमक है कि नहीं उसमें, हम पूरा का पूरा देखेंगे, हाँ ये ठीक है, ये मेरे लिए सेहत के लिए ठीक है कि नहीं है। हम खाना खाते समय बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं, तब कहीं हम ग्रहण करने की बात करते हैं। इसी प्रकार से कोई विचार, कोई कॉन्सेप्ट, आइडिया या प्रॉब्लम, उसका विश्लेषण कैसे करोगे, किस तरह से ग्रहण करोगे, इस चीज के लिए आज हम आपके लिए एक हमारे पीएचडी के गाइड हैं, महाराष्ट्र से बीड जिले में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये शासन प्रशासन कैसे चलाया जाता है, इसके वो प्रोफेसर रहे हैं, आज हमारे बीच में है, जिनका नाम है प्रोफेसर पंडित चौहान। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आज अपना वक्तव्य हमारे लोगों को दें और हमारे लोगों में साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड डेवलप करने का आप कुशल प्रयास करेंगे, ऐसी अपेक्षा करते हुए वेलकम टू पंडित चौहान जी, प्रोफेसर पंडित चौहान। नमस्ते सर जी। सर मैं स्क्रीन शेयर करूं सर? वेलकम, जय भीम टू ऑल। जी सर। स्क्रीन शेयर करा दीजिए। यस सर। जी सर। यस, आ रही है स्क्रीन पर। अब यहाँ पे आप पीपीटी अपना लेके आ सकते हो। ये यहाँ पे पीपीटी ला सकता हूँ क्या? हाँ, तो आप जो पहले उसे मिनिमाइज कर लीजिए, मतलब विंडो को। अब तो आपको अपने स्क्रीन पर आपका पीपीटी कहीं पड़ा होगा, आप वहां से उसको सर्च करके ला सकते हो। अच्छा, स्क्रीन जरा छोटी हो जाएगी तो आपको आपके मतलब मेन स्क्रीन दिख जाएगी, आपके लैपटॉप की स्क्रीन दिखेगी, वहां आपका पीपीटी पड़ा होगा, वहां से आप उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। स्क्रीन शेयर का बटन दबा के जाने का। एक सेकंड सर, मैं दोबारा से वो कर रहा हूँ, एक सेकंड सर। स्क्रीन शेयर का बटन दबाऊं क्या मैं? एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर आपको। आपको पहले वो स्क्रीन दे रहे हैं, फिर मैंने स्क्रीन दे दी है आपको, अब आप इसमें अपना चालू करिए। पीपीटी तो मैंने ओपन कर दिया है। आप अपने उसमें शेयर कीजिएगा, आपका उसमें एक शेयर बटन होगा, स्क्रीन शेयर, तो वो आप स्क्रीन शेयर दबाइएगा, उसमें सामने ही लिखा होगा एक शेयर स्क्रीन और ऊपर को उसका एरो होगा। बेसमेंट में नीचे की लाइन में आपका ये स्केल आता है, उसमें लिखा रहता है स्क्रीन शेयर। अब हाँ, आप स्क्रीन पर तो आ गए। अगर आपका पीपीटी अगर पहले से ओपन है तो उसको ऑफ करके फिर से मतलब लाइए, स्क्रीन शेयर करने के बाद फिर लाइएगा। अच्छा, मैं पीपीटी ऑफ कर देता हूँ पूरा। हाँ, ऑफ करने के बाद फिर से लाइएगा उसे। हाँ, पूरा पीपीटी ऑफ कर दिया। हाँ, आप हाँ, उसको फिर से लाइएगा, स्क्रीन शेयर कीजिएगा और पीपीटी पर बटन दबाइएगा। जी सर, जय भीम। हो रही है 411 वाली आईडी है ना, पहले वाली आपको शेयर की हुई है, मैं भेज रहा हूँ आपको, दोबारा से भेज रहा हूँ।
चलो सर, मैं सुनाई दे रहा हूँ, आपको दिख रहा हूँ? हाँ, नहीं आप थोड़ा सा सर जी, प्रयत्न कीजिएगा, आपके शेयर हो जाएगा। नहीं नहीं, शेयर नहीं हो रहा होगा तो मैं दिख रहा हूँ तो मैं यहाँ से आप तो दिख रहे बताता हूँ हैं, आपको सब। आपको दिख रहे हैं बरोबर। हाँ दोनों ही है आपका, हाँ स्पीकर भी दिखेगा और स्क्रीन भी दिखेगा। हाँ, तो दिख रहा है तो फिर मैं बोलना शुरू करता हूँ, आप मुझे नहीं दिखे तो भी चलता है। ठीक है। हम्म इसके और नीचे हम्म। शेयर स्क्रीन लिखा हुआ था अभी वो। हाँ ठीक है, गो अहेड। ओके। डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर ऐसा लिखा है, वो आ रहा है वो। डिसेबल, तो उस डिसेबल को ऑफ करके फिर से डिसेबल के हाँ, बाद फिर मैं शेयर स्क्रीन के। उस पर दोबारा बटन दबा के फिर जाइएगा, ऐसा होगा मतलब, क्योंकि आपसे पहले आगे पीछे दब गया है। अच्छा, मैंने भेज मिनिमाइज दिया करूँ लिंक, क्या आप फिर एक भेज बार? दिया मैंने, मिनिमाइज करके भेज दिया, आपने इसकी शेयर भेज दिया स्क्रीन को मैंने लिंक, दबाइएगा आप कर सकते हैं। और फिर मतलब पीपीटी पर जाइएगा। हाँ अच्छा, हाँ, शेयर स्क्रीन दबाया तो वो होस्ट क्या, होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग ऐसे बोल रहे तो भेजा हुआ है ना आपको, पता नहीं क्या चक्कर हो गया जी, एक सेकंड रुकना भाई साहब जरा। हैं। क्या चक्कर पड़ गया ये, मैं तो इसमें किया हुआ है आपको शेयर जो है। ठीक है, चलो मैं पीपीटी इधर से बताता हूँ, दिख रहा हूँ ना मैं, कोई बात नहीं है। हाँ दिख रहे हैं आप। हाँ दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मैं पीपीटी यहीं से देख के आपको बताते रहता हूँ। तो चलो साथियों, उनको सुनाई पड़ रहा होगा। हाँ, आप सबको सुनाई पड़ रहा, मेरा स्क्रीन भी दिख रहा आपकी है या नहीं दिख रहा है? आपकी स्क्रीन तो दिख हाँ रहा है। दिख रहे हैं। हाँ दिख रहा है। तो साथियों, मैं आप लोगों को एक छोटी सी सिंपल सी बात, हाँ हाँ, थोड़ा जी बोलिए। बर बर, मग मी पीपीटी बंद करून टाकू का? शेअरिंग शेअरिंग स्टॉप कुठं? हाँ, एक आता सेकंड, बंद झालं ना शेअरिंग स्टॉप? एक सेकंड, ये शेयर हाँ मैंने स्क्रीन लॉक कर दी है, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। अब आप उसको पूछिए कैसे चालू होगी, लो मैंने स्क्रीन शेयर अच्छा, कर दी आपको। आता आता पीपीटी ओपन केलं, झूमच्या जूम ओपन कीजिएगा और शेयर कीजिए। हाँ, झूम ओपन मैंने करून, शेयर हाँ कर दी है। त्याच्यामध्ये आता शेअर करू। हाँ हाँ, हो हो हो, हाँ आता झालं का? आता मला दिसायला आता, मला दिसायला आता ते पीपीटी। अच्छा, आपको दिख रहा है पीपीटी तो ठीक है, वो शेयर होगा अभी। पीपीटी 15-20 मुझे दिख रहा सेकंड लग है। जाता है। आप आपकी हाँ, स्क्रीन पर दिख रहा है, पीपीटी वो आ मुझे दिख जाएगा रहा है, अपने आप। आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, आप स्टार्ट कीजिएगा आप। ओके। हाँ, थैंक यू थैंक यू सर सर। जी। और मुझे एक अपॉर्चुनिटी देने के, इतने बड़े डायस के ऊपर आपने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है और हमारे सब लोगों को नॉलेज शेयर करने की जो अनुमति दी है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।
माइक नजदीक रखिएगा सर, हेलो, माइक नजदीक रखिएगा, वॉइस लाउडली आना थोड्या वेळाने फोन करा, आता मी कामात आहे. हो, लाउडली. हो हो हो, सांगतो मी सर, सांगतो. बरं. तो सर माइक तो बराबर दिख रहा है ना, साउंड ठीक दिख रहा है आप. हाँ. तो साइंटिफिक रिसर्च ये बातों को लेके आज मैंने पीपीटी बनाया है. और आप सब लोगों को मैंने एक ध्यान में रखा है कि मेरे सामने जो ऑडियंस है, सर एक माइक बंद कीजिए आप, आपका मोबाइल का माइक कीजिए, आप चालू रखिएगा, या लैपटॉप का माइक, दो में से एक माइक रखिएगा चालू, नहीं तो दोनों की आवाज एक साथ गूंजेगी. ओके, ठीक है, ये 1 मिनट है. जो आपके नजदीक हो उस पर बोलिएगा, बाकी बंद कीजिए. ठीक है. हाँ सर जी, आप बराबर आ रहे हैं? यस. तो मैंने जो मेरे साथ सुन रहा है वो ऑडियंस पूरे इंडिया से है, और हर तबके से मेरे सामने ऑडियंस आया है. इसमें से टीचिंग फील्ड से है, नॉन टीचिंग फील्ड से है, एडमिनिस्ट्रेशन से है, या आम लोगों से है. ऐसे सब लोगों को कंसिडर करके मैंने ये छोटी सी पीपीटी और इंट्रोडक्टरी साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है, रिसर्च क्या होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है, और हम किस तरह से इसके तरफ देखना चाहिए, इतनी बात मैं आज के इसमें आपको एक तकरीबन 40-45 मिनट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ. सबसे पहले रिसर्च के बारे में लोगों की एक ऐसी धारणा बनी है कि ये रिसर्च बोले तो बहुत कठिन काम है. इसके लिए साइंटिफिक रिसर्च लेने के लिए साइंस आना पड़ता है, बहुत सारी बातें मालूम होना पड़ता है, ये होता है. ऐसा जो फोबिया है, पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि रिसर्च के बारे में का फोबिया निकाल दे, ये भय निकाल दे, डर निकाल दे. हर कोई छोटा से छोटा आदमी, कम से कम पढ़ा लिखा आदमी भी बहुत बेहतरीन रिसर्च कर सकता है. खाली वो रिसर्च की जो टेक्निक है, या रिसर्च की जो मेथड है, या रिसर्च मेथोडोलॉजी है, वो थोड़ा सा जान लेनी पड़ती है. जैसे ही हम अगर हिस्ट्री के पास्ट में जाए तो हमारे बहुत सारे सामान्य लोग थे, उन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च किया और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने पीएचडी की है. जैसे ही हमारे महात्मा फुले जी है, तकरीबन वहां के वो डिप्लोमा सिविल इंजीनियर थे, 10th तक पढ़े थे, डिप्लोमा का कोर्स कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का उन्होंने कोर्स किया हुआ था, और उनके ऊपर जो बात बीती और उसने सोचना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया, रिसर्च करना शुरू कर दिया, और दुनिया के सबसे बड़ी बात उन्होंने ढूंढी, विद्या विना मति गेली. बोले तो विद्या के बिना ये बहुत सारे लोअर ट्रेडन लोगों को एक नया दिशा देने की बात महात्मा फुले जी ने आम लोगों को दे दी, और बहुत सारे लोग वहां से अपनी अपनी बात ढूंढ के लोगों के सामने नाले लगे और अपनी नई जिंदगी जीने की वहां से शुरुआत हो गई. और मॉडर्न एजुकेशन और मॉडर्न लाइफ में छोटे से छोटे तबके के लोग वहां से इन्वॉल्व होना शुरू हुए, और यहाँ के जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था के विरोध में भंड होना शुरू हो गया. उसके लिए ये रिसर्च जो है, इसकी एक मेथड है. उसके लिए मैं दो डेफिनेशन यहाँ पे लेके आया हूं, एक ही डेफिनेशन को और दूसरा उसका मीनिंग दिया हूं मैंने. रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च एक मेथड है, और वो रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने की है. रिसर्च मेथोडोलॉजी, द मैनिपुलेशन ऑफ थिंग, एकादी बात को तोड़ मरोड़ के, एकादी बात को यहां से कुछ का इंफॉर्मेशन, यहां से कुछ इंफॉर्मेशन लाके उसको अपने लिए लाइन में लगाना. मैनिपुलेशन ऑफ थिंग, कंसेप्ट और सिंबल फॉर ए पर्पज ऑफ
for a purpose to extend or correct or verify the knowledge. हमें किसी बात को एक जगह लाके वो सब बातों को जोड़ के देखना है, और हमारा जो उद्देश्य लेके हम चल रहे हैं, एक तो हमारा नॉलेज हमको अपडेट करना है, या हमारा नॉलेज को एक्सटेंड करना है, या जो प्रीवियस नॉलेज है उसको वेरीफाई करना है। तीन बातें मैं बता रहा हूं। एक तो हमारे नॉलेज को एक्सटेंड करना है, हमारे नॉलेज को अपडेट करना है, या जो प्रीवियस नॉलेज है उसको वेरीफाई करना है। इसके लिए हमें रिसर्च करना है। जो हमारे पास जो नॉलेज है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, क्या वो इंफॉर्मेशन हमें अपडेट करने की जरूरत है, या हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन अच्छी है, इसके ऊपर हम कंफर्म हो गए हैं, तो उसको एक्सटेंड करना है, उसको और बढ़ाना है, या हमारे पास जो नॉलेज है या इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को हमको वेरीफाई करना है कि आज के इसमें, आज का जो मॉडर्न एज है, आज का जो साइंटिफिक एज है, ये साइंटिफिक एज में ये काम की चीज है या नहीं है। मैं जो चीज लेके चल रहा हूं, जो बातें मैं लेके चल रहा हूं, वो बातें काम की है या नहीं है, ये मुझे वेरीफाई करने के लिए रिसर्च करना है। और वो रिसर्च के लिए उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। वेयर देयर इज आवाज गई। वेयर देयर theory for a particular an art, it is the theory or it is an art. ये एक आर्ट है, ये एक कला है, ये कला को हमें संजोना है, ये एक कला है, और ये कला जो है वो हमें थियरी बिल्डअप करने के लिए हेल्प करती है। और उसके लिए ये जो व्याख्या है स्लिंजर की व्याख्या है। द टर्म रिसर्च रेफर टू सिस्टमेटिक मेथड। ये जो रिसर्च है ये सिस्टमेटिक मेथड से किया जाता है। एक के नीचे एक बातें हम लगा दिए, एक के नीचे एक बातें हम लगा दिए तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या है। और उसके लिए ये एक के नीचे एक बातें लगाने का हम सीख लेना चाहिए, हम पढ़ लेना चाहिए। इसको ही रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। इतनी सिंपल बात है, इतनी सिंपल बात है। हमारे पास जो नॉलेज है वो नॉलेज अपडेट करने की जरूरत है क्या, या अगर अपडेट है तो उसको एक्सटेंड करने की जरूरत है क्या, और हमारे पास जो प्रीवियस नॉलेज है उसको वेरीफाई करने की जरूरत है क्या, और वो ये तीनों एक्टिविटी करना यानी रिसर्च करना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ऊपर जाऊंगा। वो नेक्स्ट स्लाइड है कि हमें रिसर्च करना है। सिंपल सी बात है, रिसर्च करना है तो हमें कोई प्रॉब्लम देखना पड़ेगा। रिसर्च करना है तो हमें प्रॉब्लम, तो पहले हमें किसके ऊपर मैं रिसर्च करने वाला हूं, किसका मैं शोध लेने वाला हूं, वो शोध लेने के लिए हमारे सामने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए। और ये क्वेश्चन अगर हमारे सामने आएगा तो ये क्वेश्चन आने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए फिर रिसर्च होगा। हमें क्वेश्चन ही नहीं आएगा, हमें दुख ही नहीं दिखेगा, जो बातों को हमें दुख ही नहीं लगेगा तो हम रिसर्च नहीं करेंगे, हम ढूंढेंगे नहीं। उसके लिए हमें हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमें दिखना चाहिए, वो प्रॉब्लम के ऊपर हम सोचना चाहिए। और रिसर्च की पहली स्टेप है कि प्रॉब्लम आपको दिखना चाहिए, क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए, समस्या आपको दिखनी चाहिए। और ये समस्या अगर आपको दिखेगी तो ये समस्या दिखने के बाद ही रिसर्च शुरू होगा। नहीं तो यहाँ के मनुवादी व्यवस्था ने ऐसा काम किया है कि यहाँ के बहुत सारे लोगों को एक घंटा हाथ में दे दिया और बजाते बैठो। वो दिन भर बजाते बैठता है, वो सोचता ही नहीं है। और उसके लिए इस व्यवस्था से बाहर निकल के यही एक समस्या हमें मालूम होगी कि भाई ये लोगों ने ऐसे हमारे इसमें लाके रख दिए, उसके लिए हम सोचे नहीं है, फिर उसको आगे जाना है। उसके लिए आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑन विच यू वांट टू रिसर्च। आप किसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं
वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। फिर ये प्रॉब्लम कहां से आता है? बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसमें से मैं 2-3 लाइनें आपको बताऊंगा। एक है सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, सोशल का प्रॉब्लम है, इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, लेबर कम्युनिटी है उसका प्रॉब्लम है, फार्मर का प्रॉब्लम है, या बहुत सारे रिलीजियस प्रॉब्लम है, बहुत सारे कास्टिज्म का प्रॉब्लम है, अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम है, या लेडीज का डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉब्लम है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉब्लम है, बहुत सारे हमारा फोबिया का प्रॉब्लम है। ये बहुत सारे प्रॉब्लम है, इसमें से किसी एक प्रॉब्लम को लेके हमें पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कि मैं किस प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करने वाला हूं, किस प्रॉब्लम के ऊपर मैं सोचने वाला हूं। सच है जी, मैंने उसके लिए एक थीम बनाई है कि भाई हम सोचने के लिए एक मेथड, सोचने के लिए मैं एक प्रॉब्लम यहाँ पे लिया हूं। वो प्रॉब्लम ऐसा मैंने लिया है, स्टडी द मेंटालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ SC ST OBC टूवर्ड द प्रॉब्लम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको लिया है, वो प्रॉब्लम ऐसा लिया है, स्टडी द मेंटालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ SC ST OBC टूवर्ड द प्रॉब्लम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब इसके अंदर मैंने कितने टर्म लिए हैं? मैंने जितने टर्म लिए हैं वो एक एक टर्म आपको बताता हूं। पहली टर्म मैंने लिया है मेंटालिटी। बोले तो हम SC ST OBC लोगों की मेंटालिटी की स्टडी करना है। दूसरी टर्म लिया है रिप्रेजेंटेटिव्स। अभी SC ST और OBC के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, ये रिप्रेजेंटेटिव की मेंटालिटी की स्टडी करना है। मैंने मेंटालिटी को रिप्रेजेंटेटिव जोड़ दिया। मैंने क्या किया, पहला प्रॉब्लम लिया मेंटालिटी, उसको जोड़ा रिप्रेजेंटेटिव। अब ये रिप्रेजेंटेटिव कहां कहां से आते हैं? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, ब्यूरोक्रेट्स, सोशल रिप्रेजेंटेटिव, इकोनॉमिकल रिप्रेजेंटेटिव, रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव। हमारे हर समाज के अंदर रिलीजन रिप्रेजेंटेटिव भी है, वो हमको लीड करते हैं। हमारे रिलीजन्स के लोग रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव हमको लीड करते हैं। हमारे में से कुछ इकोनॉमिकल रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमको लीड करते हैं। सोशल रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमको लीड करते हैं। हमारे समाज में से जो पढ़ लिख के रिजर्वेशन के माध्यम से बड़ी पोस्ट से लेकर छोटी पोस्ट तक, प्यून से लेकर सेक्रेटरी तक, ये पोस्ट पे ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव करके गए हैं। द bureaucrats who are serving in India as SC ST OBC candidate, they are representative of the SC ST and OBCs। ये रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे पंडित चौहान यहाँ पे प्रोफेसर करके काम कर रहा है, तो पंडित चौहान को जो जॉब मिला है, पंडित चौहान को जो सर्विस मिली है, या पंडित चौहान को जो अपॉर्चुनिटी मिली है, ये अपॉर्चुनिटी पंडित चौहान की टैलेंसी से नहीं मिली है। पंडित चौहान के पास टैलेंसी है, मगर इनको जो जगह मिली है, ये जगह विजेएनटी के रिजर्वेशन के अंदर मिली है। दैट्स व्हाई आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजेएनटी। मैं ब्रिलियंट हूं, उसके लिए मुझे पोस्ट दिया। आई एम लायबल, आई एम कैपेबल। मैंने उनका एग्जाम पास हुआ है, वो नेट सेट PhD सब क्वालिफिकेशन मैंने गेन किया है। फिर भी मुझे जो जॉब मिला है, वो क्वालिफिकेशन गेन की, वो वहां की लाइन क्रॉस होने के बाद मेरा जो रिप्रेजेंटेशन मिला है मुझे, तो वो रिप्रेजेंटेशन विजेएनटी का रिप्रेजेंटेशन मिला है। ऐसे ही यहाँ के इंडिया में जितने लोग सर्विस करते हैं, उन सब लोगों को, किसी को SC का रिप्रेजेंटेशन मिला है, किसी को ST का रिप्रेजेंटेशन मिला है, किसी को OBC का रिप्रेजेंटेशन मिला है। और आज जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो लोग उनके खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी। उसके लिए ये रिप्रेजेंटेटिव है। इसके बाद मैंने दूसरा प्रॉब्लम इसके साथ जोड़ा है कि ये प्रॉब्लम एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम आता है, ये प्रॉब्लम
और सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट के लिए ये एससी एसटी इनकी लोगों की मेंटेलिटी क्या है, ये प्रॉब्लम मैंने लिया है। मैंने प्रॉब्लम क्या लिया है? स्टडी द मेंटेलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एससी एसटी ओबीसी टूवर्ड द डेवलपमेंट, टूवर्ड द प्रॉब्लम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये प्रॉब्लम लेके मैं अभी सोचने निकला हूं। अभी ये सोचने निकलने के बाद ये प्रॉब्लम के बारे में सोचने के लिए निकला हूं। तो वी हैव टू डिफाइन द ईच एंड एवरी टर्म यूज्ड इन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में जो जो बातें तय की गई है वो बातों को मुझे डिफाइन कर लेना है। मेंटेलिटी क्या है उसको डिफाइन करना है, रिप्रेजेंटेटिव क्या है उसको डिफाइन करना है, प्रॉब्लम क्या है उसको डिफाइन करना है, डेवलपमेंट क्या है उसको डिफाइन करना है, सोसाइटी क्या है उसको डिफाइन करना है। और फिर ये सब बातें मैं डिफाइन कर लूंगा तो ये डिफाइन हो जाने के बाद मुझे पता चलेगा कि भाई ये जो मेंटेलिटी है, ये मेंटेलिटी, पहली बात अभी मैं एक एक करके आपको बताता हूं। पहली बात है मेंटेलिटी। मेंटेलिटी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये मेंटेलिटी के बाद ये जो लोग बने हैं, क्या ये रिप्रेजेंटेटिव करके काम कर रहे हैं या मुझे जॉब मिल गया करके दे आर एंजॉयिंग द जॉब? ये लोग जॉब एंजॉय कर रहे हैं या रिप्रेजेंटेटिव करके काम कर रहे हैं? हमें मेंटेलिटी चेक करना है ये दो टर्म के ऊपर, कि हमारे जो एससी एसटी ओबीसी के लोग पॉलिटिक्स में है या ब्यूरोक्रेट्स है या हर जगह काम कर रहे हैं, तो जहां जहां भी ये काम कर रहे हैं, तो क्या इनके अंदर रिप्रेजेंटेटिव की फीलिंग है? क्या ये फील कर रहे हैं? उषा पानी ला दे। उषा, क्या खुद को रिप्रेजेंटेटिव करके ये सब फील कर रहे हैं? अगर रिप्रेजेंटेटिव करके फील नहीं कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव करके फील नहीं कर रहे हैं, तो हमारा रिजर्वेशन खत्म हो गया। हम जॉब को लग गए और अगर हम रिप्रेजेंटेटिव करके फील नहीं कर रहे हैं, मेंटेलिटी हमें रिप्रेजेंटेशन की बता नहीं रही है, हमारा दिमाग यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी ऐसा नहीं बता रहा है, तो हमारा रिजर्वेशन खत्म हो गया। हम रिजर्व पोस्ट पे रह के मतलब नहीं है, मतलब चला गया उसका। उसके लिए ये मेंटेलिटी को रिप्रेजेंटेशन से जोड़ के देखना है। दूसरी बात है, अगर ये इनके अंदर रिप्रेजेंटेशन की फीलिंग है, पहला प्रॉब्लम है कि ये फील करते हैं क्या? नहीं है तो रिजर्वेशन लॉस्ट। जो भी रिजर्वेशन दिया पैसा हो गया, वो खत्म हो गया, वो हम अपना आदमी रह के भी नहीं रहा। अगर फीलिंग है तो फिर ये, अगर फीलिंग है तो फिर अपने सोसाइटी के प्रॉब्लम और डेवलपमेंट के लिए ये क्या कर रहे हैं, इसकी हमें स्टडी करनी है। कि अगर इनके अंदर, पहला क्वेश्चन आ गया कि इनके अंदर फीलिंग है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आ गया, फीलिंग अगर है तो फिर ये लोग हमारे प्रॉब्लम के लिए क्या कर रहे हैं, फिर इनको प्रॉब्लम मालूम है क्या? और ये सब बातें हो जाने के लिए ये तीन क्वेश्चन हम निकाल लिए, तो फिर एग्जैक्ट व्हाट यू वांट टू स्टडी। अभी हमें आगे जाना है कि एग्जैक्ट हमें क्या करना है, स्टडी करना है तो क्या करना है। फिर हमें स्टडी करना है तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, हमने जिसको जिसको आइडेंटिफाई किया है, वो सब लोगों की लिस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए प्रॉब्लम को फिक्स करना पड़ेगा कि क्या इनकी मेंटेलिटी चेक करने के लिए क्या पैरामीटर्स हो, रिप्रेजेंटेशन के क्या पैरामीटर्स हो, उसके लिए डेवलपमेंट के क्या पैरामीटर्स हो, प्रॉब्लम के क्या पैरामीटर्स हो, वो सब हमको लेके एक जगह लेके उसकी स्टडी करना पड़ेगा।
और उसकी स्टडी करके ये सब बातें एक के नीचे एक वो लिख के निकालना पड़ेगा कि ये पैरामीटर क्या है। मेंटेलिटी का क्या पैरामीटर है, रिप्रेजेंटेटिव का क्या पैरामीटर है, प्रॉब्लम का क्या पैरामीटर्स है, डेवलपमेंट के क्या पैरामीटर्स है, सोसाइटी किसको बोलना चाहिए, एससी कौन है, एसटी कौन है, ओबीसी कौन है, ये सब हमको डिफाइन करना पड़ेगा। और ये इसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव फिक्स करना पड़ेगा कि भाई हम क्या क्या ढूंढेंगे। ऑब्जेक्टिव मीन्स नथिंग बट द क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं रहता है कि हम क्या ढूंढने वाले हैं, उसने एक 4-5 क्वेश्चन हमको फिक्स करना है। हम क्या ढूंढने वाले हैं उसके लिए हमें क्वेश्चन फिक्स करना। ये 5 या 4 क्वेश्चन फिक्स करने के लिए उनको ही ऑब्जेक्टिव कहते हैं। वो ऑब्जेक्टिव हम ले गए कि भाई पहला ऑब्जेक्टिव है हमें इनका मेंटेलिटी चेक करना है, इनका रिप्रेजेंटेशन फीलिंग क्या है क्या ये चेक करना है, इनको प्रॉब्लम का अवेयरनेस है क्या ये चेक करना है, डेवलपमेंट के मेथड्स, डेवलपमेंट के मिथ्स इनको मालूम है क्या वो चेक करना है, सोसाइटी क्या है उसको मालूम है क्या, किसको सोसाइटी बोलते हैं ये मालूम है क्या वो चेक करना है। ऐसे ऑब्जेक्टिव हमने ले लिए। ये ऑब्जेक्टिव हम लेने के बाद ये ऑब्जेक्टिव को हमें हाइपोथेसिस देना है। अभी ये हाइपोथेसिस जो है इसके बारे में बहुत सारे लोगों की आज तक मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे अंदर स्टूडेंट भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लेक्चरर होके 10-10 20-20 साल की सर्विस हो गई है, फिर भी उनको हाइपोथेसिस का उतना पता नहीं चलता है। हाइपोथेसिस इज अ वेरी सिंपल एंड इजीएस्ट टर्म, वेरी सिंपल एंड इजीएस्ट टर्म, फिर भी उसका वो अंडरस्टैंड नहीं होने की वजह से ये सब लोगों के फोबिया बहुत है और डरते बहुत है। हाइपोथेसिस इज नथिंग बट द एज्यूम्ड आंसर। हमने आंसर को एज्यूम करना है। अभी मैं बोलता हूं कि हमने ऑब्जेक्टिव फिक्स किया है, पहला ऑब्जेक्टिव फिक्स किया है कि हमारे लोगों की मेंटेलिटी अच्छी है क्या नहीं, हमारे लोगों की मेंटेलिटी अच्छी है क्या, हमारे लोग रिप्रेजेंटेटिव फील करते हैं क्या, हमारे लोगों को प्रॉब्लम मालूम है क्या, डेवलपमेंट की मेथड मालूम है क्या, सोसाइटी के बारे में सोशल सिस्टम उनको मालूम है क्या, इंडियन सोशल सिस्टम उनको मालूम है क्या। ये 5 ऑब्जेक्टिव हमने फिल कर लिए। तो हम पहला एज्यूम करेंगे कि हमारे लोगों की मेंटेलिटी अच्छी है। We should have to take the positive assumptions। हमारे लोगों की मेंटेलिटी अच्छी है करके हमें जाना है। अगर हम पहले ही तय कर लिए कि नहीं हमारे एससी एसटी के लोग बेकार है, अगर बेकार है तो फिर काम करने को निकलने का खत्म ही ना। हमारे लोग अच्छे हैं ये तो हमें पहले फिक्स करने का पड़ेगा कि हमारे लोगों की मेंटेलिटी अच्छी है, ये हाइपोथेसिस फिक्स करना पड़ेगा। दूसरे हमारे लोग रिप्रेजेंटेटिव करके फील करते हैं, ये फिक्स करना पड़ेगा। ये तो हाइपोथेसिस बोले तो हमारे लोग अच्छे हैं करके हमें हाइपोथेटिकली जाना पड़ेगा। और जैसे हाइपोथेटिकली हम जाएंगे वहां जब ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि भाई अगर ये आदमी नेगेटिव बना बैठा है, इसकी मेंटेलिटी बिगड़ गई है, या ये रिप्रेजेंटेटिव फील नहीं करता है, ये प्रॉब्लम के बारे में जानता नहीं है, या ये डेवलपमेंट के बारे में जानता है, वो सब स्टडी के बारे में पता चलेगा ना। जब हम स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। और पता चलने के बाद हम सबको उसका रीजन, उसके पीछे का रीजन, अभी ये हमको रिप्रेजेंटेटिव नहीं फील करेगा तो भी उन दूसरे लोग तो उनको एक्सेप्ट करने वाले नहीं है ना, उसको तो वहां तो रिजेक्ट ही होना है। जब वो रिजेक्ट होगा, और जब रिजेक्ट होगा तब उसको पता चलेगा कि मैं रिजेक्ट क्यों हो रहा हूं। तो उसके लिए ये सब प्रॉब्लम कैसे है, तो उसके लिए हमें पॉजिटिव हाइपोथेसिस एज्यूम करना है कि हमारे पास सब लोग हैं। उसके लिए काशीराम जी ये बोलते हैं कि भाई महाराष्ट्र के बारे में वो बहुत सारे ब्लेम करा करते थे कि होऊ शकत नहीं, ये सब वो लोग बोलते थे होऊ शकत नहीं। काशीराम जी ऐसे बोलते हैं कि हो सकता है। अरे भाई जब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के लोग 85% है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं आती, आ सकती है। मगर हम पहले ही निगेटिव फिल्म लेके बैठे कि नहीं आएगा, हम इतने सारे होने के बाद भी हमको मार ही खाना है, ये अगर हम तय कर लेंगे तो हमें तो कोई रास्ता नहीं मिलेगा। और उसके लिए हमें पॉजिटिव एजम्पशंस लेना है, हाइपोथेसिस पॉजिटिव जाना है, हाइपोथेसिस को कभी नेगेटिव हाइपोथेसिस नहीं लेना है।
और पॉजिटिव हाइपोथेसिस लेके ही काम करना है। और जब हम पॉजिटिव हाइपोथेसिस लेके काम करेंगे, जब ढूंढेंगे, जब जाएंगे लास्ट लोगों तक जाएंगे, तब हमें जरूर पता चलेगा कि कहाँ कहाँ जो बिगड़ा है, कहाँ कहाँ बुरा हुआ है, कहाँ कहाँ सुधारने की जरूरत है, कहाँ कहाँ चेंज करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ अपडेट करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ रिव्यू करने की, वेरीफाई करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ एक्सटेंड करनी, यहाँ अच्छा है इसको एक्सटेंड कर दो, यहाँ ये थोड़ा सा ये है इसको अपडेट कर दो, और ये जो बात है उसको री नॉलेज वेरीफाई कर लो, नॉलेज को वेरीफाई कर लो। हम जो वही नॉलेज कहीं सालों से पढ़ा हुआ वो नॉलेज कोई नॉलेज बोल बैठे हैं। तो ये सब बातें जब हम रिसर्च करेंगे तभी हमें पता चलेगा, और जैसे ही पता चलेगा तो हम रिसर्च को एक अच्छे मोड में लेके जाएंगे। ये कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम का कंसेप्चुअलाइजेशन हो गया। अभी ये ऑब्जेक्टिव जो है, तो ईच रिसर्च स्टडी हैज इट्स ओन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, पर हर स्टडी के अपने अपने खुद के ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे ही मैंने अपना एक टॉपिक लेके उसके बारे में ऑब्जेक्टिव बताया, तो मैं ज्यादा एकेडमिक ना जाते हुए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के एक्सप्लोरेटरी, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, हाइपोथेटिकल, ये सब बातें मैं आप लोगों को उतना डिस्क्रिप्टिव नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सब बुक लेके पढ़ने एग्जाम देने वाले लोगों के लिए है। मगर अभी जो हम इंट्रोडक्टरी ये नॉलेज ले रहे हैं, तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बोले तो हमारे सामने के क्वेश्चंस, और हाइपोथेसिस बोले तो उससे निकालने वाले आंसर्स, इतनी ही बात हमको लेना है। और उसके बाद ये हाइपोथेसिस जो है, ये हाइपोथेसिस का ही हमको पॉजिटिव हाइपोथेसिस लगे। हाँ, ये हो सकता है जब हमारी कौन सी भी बातें हैं वो हो सकता है, और ये हो सकता है ये साइंटिस्ट के दिमाग से कभी भी जाना नहीं चाहिए। बहुत सारे साइंटिस्ट है, वो कम से कम 1000 एक्सपेरिमेंट करते हैं, 1000 1000 2000 एक्सपीरियंस करते हैं, 2000 एक्सपीरियंस फेल जाता है, और उसके बाद रिजल्ट मिलता है। उसके लिए साइंस वाला साइंटिफिक कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए कि ये छूट जाएगा, क्योंकि ढूंढना पड़ेगा, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, और वो जितने सारे एक्सपेरिमेंट करेगा, वो एक्सपेरिमेंट में बेटर एक्सपेरिमेंट उसको मिलेगा, और पहले से अपडेट होते जाएगा। उसके लिए हाइपोथेसिस कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, और कम्युनिटी को, यहाँ की जो सिस्टम है, मैक्सिमम कम्युनिटी को निगेटिव बनाने की सोचती रहती है। ये होता नहीं, ये अपने काम का नहीं है। ये मैं आईएएस नहीं बनूंगा, मैं आईपीएस नहीं बनूंगा, मैं एमएलए नहीं बनूंगा, मैं एमपी नहीं बनूंगा, हमारी गवर्नमेंट नहीं बनेंगे, हमें मार ही खाना है, हमारा दुखांत है, शोकांतिका है हमारी, ये रोना रोते रहते। रिसर्च में रोना ये इसको जगह ही नहीं है। रिसर्च में रोना इसको जगह ही नहीं है। रिसर्च में रोने का नहीं, छोड़ दो, फिर तुमको रोने का है तो निकल जाओ वहां से। रिसर्च करने का है तो तुमको ढूंढना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एक्सर्शन करना पड़ेगा, मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिकल, टाइम, ये सब आपको देना पड़ेगा, और ये देने के बाद वो सब बातें आपको मिलेगी। उसके लिए निगेटिव सोच वाले लोगों के लिए रिसर्च है नहीं, रिसर्च ये पॉजिटिव सोच वाले लोगों के लिए है। और जो विनर्स है, विनर्स के लिए रिसर्च है। जो जीतना चाहता है, वो जो कुछ करना चाहता है, जिसके इसमें एम्बिशंस है, जिसको जो कोई अपने खुद को कुछ पुरुषार्थ महसूस करता है, खुद को ह्यूमन महसूस करता है, मेरे में कुछ ताकत है, मेरे में कुछ, मैं भी इंसान हूं, मेरे अंतर्गत कैपेबिलिटी है, मेरे अंतर्गत कैपेसिटी है, आई एम ऑल्सो इंटेलिजेंस, आई एम ऑल्सो ब्रिलियंट, ये खुद को जो लगता है वो लोगों का ये काम है। अगर तुम खुद को ब्रिलियंट नहीं समझते हो, खुद को अगर तुम साइंटिस्ट नहीं समझते हो, खुद को मेहनत करने की तैयार नहीं हो, और तुम डिवोशन देने के लिए डिजायर तुम्हारे पास नहीं है, तो ये बातें सब ये विनर की बातें है। उसके लिए साइंस रिसर्च करने के लिए विनर होना पड़ता है। वो उसके लिए एज इज नॉट द फैक्टर, एज फैक्टर नहीं करता है, फैक्टर करता है पॉजिटिव थिंकिंग, और पॉजिटिव थिंकिंग लेके अगर निकले तो रिसर्च बराबर होता है। और उसके बाद आगे की इंपॉर्टेंट मोड पे मैं यहाँ पे ले जाऊं कि ये सब बातें तय हो जाने के बाद प्रॉब्लम फाइंड आउट हो गया, ऑब्जेक्टिव फिक्स हो गए, हाइपोथेसिस फिक्स हो गए,
इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, कि जो प्रॉब्लम मैंने लिया है वो प्रॉब्लम के ऊपर अब तक कितने लोगों ने किताब लिखी है, अब तक कितने लोगों ने वहां पे काम किया है, अब तक मटेरियल क्या क्या अवेलेबल है। ये मटेरियल के अंदर जो सेकेंडरी सोर्सेस है, बुक्स है या वहां पे जर्नल्स है या पेपर्स है या वहां के रिसर्च पेपर्स है या और सारे बातें हैं, वो सब वो स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर के सबको लेके हमें रिव्यू करना पड़ेगा, वो सबको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नॉलेज जब तक हम हमारे अंदर लेंगे नहीं, मगब नहीं करेंगे। कौन सी भी एक बात ले लो कि हम SC ST OBC है, तो SC ST OBC बोले तो ये SC कंसेप्ट कहां से निकली, ST कंसेप्ट कहां से निकली, OBC कंसेप्ट कहां से निकली, पहली बार SC कहां से आया, ST कहां से आया, इसका पहला वो साइमन कमीशन का रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट से लेके आज तक की पूरी बातों को ढूंढ के निकालना पड़ेगा। इसके बाद ये रिप्रेजेंटेटिव क्या है, कब से आया है, वो सब आपको ढूंढना निकल पड़ेगा। और इसके बारे में जितने जितने लोगों ने इसके ऊपर काम किया है वो सब काम हमको पढ़ना पड़ेगा। और जब हम ये सब काम करके लिटरेचर को रिव्यू करेंगे, प्रीवियस स्टडी को रिव्यू करेंगे, तो हमारे पास एक नॉलेज का जखीरा होगा, इंफॉर्मेशन का एक जखीरा होगा कि भाई ये केरला वालों ने ये कहा है, कर्नाटक वालों ने ये कहा है, असम वालों ने ये कहा है, कश्मीर वालों ने ये कहा है, ओपन लोगों ने ये कहा है, वो OBC वालों ने ये कहा है, ST वालों ने ये कहा है, फॉरेनर्स ने ये कहा है, फ्रेंच ने ये कहा है, अमेरिका वालों ने ये कहा है। इंटरनेशनल मटेरियल अवेलेबल है। और ये सब मटेरियल लिखे किन की बातें क्या है, किसने क्या डेफिनेशन की है, अपने मेंटेलिटी की डेफिनेशंस कितनी है, रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशंस कितनी है, हम जो प्रॉब्लम लेके चढ़े हैं उसके बारे में कितने डेफिनेशंस है। ये सब मटेरियल जब हमारे पास आ जाएगा, ये सब हम पढ़ेंगे, और ये पढ़ने के बाद हमारे अंदर का जो नॉलेज है और हमारे अंदर का जो सोच है, वो सोच इतनी मजबूत होती जाएगी, और वो सोच मजबूत होके ये सब सोच को लेके फिर हमारे अंदर का जो प्रॉब्लम्स है वो हमें बोलने लगेगा, हमारा माइंड हमको बोलने लगेगा, हमारा दिल हमको बोलने लगेगा कि नहीं यार ये बातें सही है, इसमें से ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, और हमें इस रास्ते से जाना चाहिए। और वो रास्ता तय करने का हमें जो हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो देने लगता है। फिर हमने जो ऑब्जेक्टिव तय किए थे और हमने जो हाइपोथेसिस तय किए थे, वो ऑब्जेक्टिव से हाइपोथेसिस, क्वेश्चन से आंसर तक की बातें ये मटेरियल फर्स्ट स्टेप पे हमें बताता है। कि प्रीवियस स्टडी फर्स्ट स्टेप पे हमें बता देती है कि ये बातें हमको मालूम हो गई है। ये बातें मालूम होने के बाद फिर एक्चुअल फील्ड में, ये तो किताबी नॉलेज है, ये तो किताबों से बताया है, मगर एक्चुअल ग्राउंड पे है क्या, एक्चुअल ग्राउंड पे क्या है, फिर हमें ग्राउंड पे जाके इन सब जो प्रॉब्लम हम लिया है, फिर इन सब लोगों को सिलेक्टेड डाटा करने के बाद एक 10-20 लोग, 50 लोग SC से, 50 लोग ST से, 50 लोग OBC से, उसके अंदर जो जितने ग्रुप्स है वो ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन आए, ऊपर के ऑफिसर से लेके नीचे के इसका रिप्रेजेंटेशन आए, उन लोगों को हमें जाके उनसे मालूमात लेना पड़ेगा कि भाई मैंने तो ये स्टडी कर लिया, अभी ये लोगों का व्यू क्या है देखे। ये किताबें तो पढ़ ली, जनरल तो पढ़ लिया, रिसर्च पेपर तो पढ़ लिया, ये सब बातें तो मेरे पास आ गई, फिर एक्चुअल में क्या है, जब एक्चुअल में वो हर किसी पॉलिटिशियन से मिलेगा या ब्यूरोक्रेट से मिलेगा या इकोनॉमी में काम करने वाले लोगों से मिलेगा, रिलीजियस लीडर से मिलेगा, ये सबको मिलने के बाद वहां से एक क्वेश्चनर उनको बनाना पड़ेगा कि भाई मेरे प्रॉब्लम के आंसर के लिए, मेरे ऑब्जेक्टिव के हाइपोथेसिस में आंसर देने के लिए मुझे किन किन क्वेश्चन इन लोगों से चेक करना पड़ेगा। फिर वो क्वेश्चनर बना के इन सब लोगों को हमें पूछना पड़ेगा कि ये बात क्या है, ये बात क्या है। फिर वो क्वेश्चनर से
हमें एक 50, 60, 100 क्वेश्चन निकाल के वो क्वेश्चन के ऊपर हम सबको पूछ लेंगे, तो उसमें से कुछ लोगों के कॉमन आंसर आएंगे, कुछ लोगों के कॉमन नए आंसर आएंगे, कुछ नया आंसर आ जाएगा। फिर हमको हमारी क्वेश्चनर अपडेट करना पड़ेगा। फिर वो क्वेश्चनर अपडेट करते 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 वो 2-3 बार 4 बार से बाद एक क्वेश्चनर हमारे पास फिक्स हो जाएगी कि भाई ये मालूमात से ये प्रॉब्लम अलग है, ये प्रॉब्लम अलग है। और फिर उतना सारा डाटा हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा, और वो डाटा कलेक्ट हो जाने के बाद ये कलेक्टेड डाटा के ऊपर से हमारे पास एक जखीरा सा आ जाएगा इंफॉर्मेशन का। और फिर ये जखीरा सा आ जाने के बाद फिर एक और चैलेंज हमारे सामने आता है कि ये जो इंफॉर्मेशन आई है, अभी हमारे पास दो बात की इंफॉर्मेशन हो गई, एक लिटरेरी इंफॉर्मेशन हो गई, और दूसरी है हमने डायरेक्ट वो लोगों को जाके मिलके उन्हों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। लिटरेरी इंफॉर्मेशन को हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं, और जिन लोगों को क्वेश्चनर लेके या मुलाकात लेके या किसी माध्यम से उनसे इंफॉर्मेशन लिया है, इट इज द प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा से हमने वो इंफॉर्मेशन लिया है। और जो सेकेंडरी डाटा से, तो किताबों से हमारे पास नॉलेज आ गया है, और इन लोगों को मिलने के बाद हमारे पास नॉलेज आ गया है। ये सब डाटा जब हमारे पास आ जाता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा जब हमारे पास आ जाता है, तो फिर ये सब डाटा को एक रिसर्च डिजाइन के अंदर हमको पुट करना है। उसकी एक मेथड होती है, वो मेथड के अंदर चैप्टराइजेशन करना पड़ता है। पहला चैप्टर क्या लेंगे वो तय करेंगे, दूसरा चैप्टर क्या लेंगे वो तय करेंगे, फिर ये टेबुलेशन करेंगे। ये टेबुलेशन के टेबल बना के किसने कितने आंसर पॉजिटिव दिए हैं, कितने आंसर नेगेटिव दिए हैं, पॉजिटिव आंसर दिए हैं तो उसके पीछे के रीजंस क्या है, पॉजिटिव आंसर दिया है तो उसके नीचे के रीजन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव आंसर के वो सब जखीरा जब 1 साल की, 6 महीने की, 2 महीने की, 2 साल की स्टडी, 3 साल की स्टडी हम करेंगे, तो उसका जो एक्चुअल ग्राउंड है वो ग्राउंड हमको मालूम हो जाता है। और फिर उसके अंदर खाली इन लोगों से मिलना नहीं होता है, उस टाइम पे पूरा इंडिया का एरिया हमारे नजर के अंदर चला जाता है। जियोग्राफिकल स्टडी हो जाती है, सोशल स्टडी हो जाती है, एटमॉस्फेरिकल स्टडी हो जाती है, उसके अंदर फिलोसॉफिकल स्टडी हो जाती है, वहां लोगों का मार्केटिंग पता चल जाता है, फॉरेस्ट्री पता चलता है, और सीजनल जो प्रॉब्लम है वो भी पता चल जाता है। जब हम स्टडी करते हैं तो जब हम घूमेंगे तो वो पूरी बातें हमको दिख जाती है। तो उसके लिए हमारे रिसर्च के लिए जो चाहिए वो तो हमें मिलता है, फिर भी बहुत सारी बातें हमारे नजर के अंदर से चली जाती है। अरे भाई ये भी बात एक है, ये भी क्वेश्चन एक है, ये भी क्वेश्चन। जब हम एक क्वेश्चन के ऊपर रिसर्च करते हैं और उसका आंसर ढूंढने का क्वेश्चन करते हैं, तो हजारों क्वेश्चन हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस हम लिख के रखना चाहिए कि भाई ये आज तो मेरे से नहीं होगा, मगर आने वाली पीढ़ी इसके ऊपर रिसर्च करेगी, और उसके लिए वो भी क्वेश्चन हमें लिख के रखना पड़ेगा। ऐसा करके हम डाटा कलेक्ट करेंगे, और ये डाटा कलेक्ट करने के बाद वो डाटा टेबुलाइज होने के बाद उसका एनालिसिस करना पड़ता है कि कौन सा कितना परसेंटेज आया। और ये एनालिसिस करने के बाद लास्ट का बात रहता है कंक्लूजन। फिर हमारे लोगों के अंदर हमने जो स्टडी की वो बात हमारे लोगों को पता चली क्या, और ये सब रिसर्च अगर हमारे सामने आ जाएगा तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हमारे पास अवेलेबल रहेगा। और वो आंसर जो रहेगा तो वो सुने सुनाए आंसर नहीं रहेगा, वो हमने ढूंढे वाला आंसर रहेगा। और हमने ढूंढे वाला आंसर जब हम काम को लगेंगे तो उसके ऊपर से हम काम करेंगे, तो उसके पीछे एक ताकत होगी, विश्वास होगा, वो करने के लिए जिद्द होगी। और हमारे लोग रिसर्च के मेथड से अगर जाके काम में लगेंगे तो आने वाली पीढ़ी और हमारे ये लोग, भले ही उनको 10 साल का लाइफ मिले, भले ही उनको 25 साल का लाइफ मिले, उस लाइफ में आने वाली पीढ़ी को एक नया रास्ता देके और हमारे समाज को समृद्ध समाज के दिशा में बढ़ाते हुए इंटेलेक्चुअल क्लास में चेंज करते हुए जाएंगे। इतनी बात बोल के मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। मुझे आपने वक्त दिया, सुना, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर पंडित चौहान जी। मैं सभी साथियों से जिन्होंने पंडित चौहान जी को गौर से सुना है,
आप लोग क्वेश्चन के लिए आमंत्रित हैं, क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट नया है। बहुत सारी बातें आपको कि आप अपने माइंड को झंझको रहे थे कि हमने ऐसा क्यों